बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 का चैप्टर 10 सेल डिवीज़न, जो बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन बहुत ही सिंपल चैप्टर है। चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर 10 सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हमें पढ़ना है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल का मतलब होता है एक ऐसा सिक्वेंशियल इवेंट जिसमें सेल सिंथेसिस करता है डीएनए की, अपने जो प्रोडक्ट बनाने होते हैं प्रोडक्ट बनाता है और लास्ट में डिवाइड होकर दो सेल बना लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो होती है अलग अलग जानदारों में अलग अलग ड्यूरेशन में होती है। अब एक टिपिकल ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल जो है हमारा वो 24 आवर्स में पूरी साइकिल सेल साइकिल पूरी जो है 24 आवर में हो जाती है पूरी कंप्लीट। और वही आप अगर ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में सिर्फ 90 मिनट में ये पूरी एक सेल साइकिल हो जाती है। अब सेल साइकिल की अगर बात करें तो उसमें होते हैं दो मेजर इवेंट, एक तो होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, जिसको आप माइटोसिस फेज भी कहते हैं। सेल साइकिल यानी कि सीधे सीधे हम कहें तो कितने हिस्सों में बांटते हैं हम सेल साइकिल को? हम इंटरफेज एंड एम फेज मीन्स माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज और एम फेज इंटरफेज की अगर बात करें तो दो माइटोटिक डिवीज़न के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज यानी बीच का पीरियड, किसके बीच का पीरियड? दो माइटोसिस डिवीज़न के बीच का पीरियड। तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो एम फेज के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। अब आप सेल साइकिल की पूरी ड्यूरेशन अगर हम देखें, जैसे हमने बताया 24 आवर में ह्यूमन सेल डिवाइड होता है, एक सेल 24 आवर लगाता है। उसमें अगर हम एम फेज देखें तो एम फेज सिर्फ 1 घंटे की होती है, बाकी टाइम जो लगता है वो बाकी का टाइम इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज में यानी कि सेल साइकिल का लगभग 95% टाइम जो है वो इस पूरी ड्यूरेशन का वो किस में लगता है? इंटरफेज में ही लगता है। अब हम समझेंगे कि इंटरफेज में कौन कौन सी फेजेस आती हैं। देखिए, तो इंटरफेज जो है वो हमारी G1 फेज, S फेज, G2 फेज और एक और फेज होती है वो है G0 फेज। अब कुल मिलाकर इन फेजेस में बटी होती है इंटरफेज हमारी। अब G1 फेज में यानी गैप 1 में होता क्या है? गैप 1 में डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस पीरियड में सेल जो होता है हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है, बड़ा होता रहता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा कि डीएनए रिप्लिकेट नहीं होता G1 फेज में। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होना है। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होना है वो हमेशा याद रखिए सिर्फ एस फेज में होगा। एस फेज का नाम ही है सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है और इसमें डीएनए जो है जितना भी होता है उसका डबल हो जाता है। अमाउंट जो होता है पर सेल डीएनए का वो डबल हो चुका होता है एस फेज में। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डीएनए का अमाउंट डबल होगा, ना कि क्रोमोसोम्स का नंबर डबल। यहाँ पे साफ साफ हमने लिख दिया है क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। अगर पर सेल, जैसे हम इंसानों की बात करें, इंसानों में होते हैं 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में। अब 46 क्रोमोसोम होते हैं यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन होती है, तो हमारे क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगी कंडीशन। ऐसा नहीं होगा कि 4n कर दें आप इसको, नहीं। हाँ, डीएनए का अमाउंट ज़रूर डबल हो जाएगा। अगर पहले 2C था तो अब 4C हो जाएगा, पहले C था तो अब 2C हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ याद रखने की है कि एस फेज में क्या होता है तो आप कहेंगे डीएनए की सिंथेसिस होती है, ना कि क्रोमोसोम डबल होते हैं। क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे जितने हैं, डीएनए आपके डबल हो चुके होंगे। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें सेम रहते हैं। G2 फेज की अगर बात करें तो G2 फेज में दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस होती रहती है, सेल हमारा बड़ा होता रहता है। G0 फेज में, जिसको क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं, ऐसा होता है बहुत सारे सेल हमारे ऐसे होते हैं बॉडी के जो कि सेल डिवीज़न नहीं करते, कभी कभार ही सेल डिवीज़न करते हैं जब ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमारे हार्ट सेल्स होते हैं, जब आपके थोड़े से उसमें डैमेज हो जाते हैं तभी ये डिवाइड होते हैं।
तो ये सेल जो होते हैं एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज़ में ही और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम बोलते हैं G0 फेज़, जो कि कभी कभार डिवीज़न के लिए होती है। अब आएगी हमारी M फेज़। चलिए, तो अब आते हैं हम M फेज़ पर, यानी माइटोसिस में। माइटोसिस बड़ी सिंपल चीज़ है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, पूरी सेल साइकिल में 1 घंटे के अंदर, अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें, 1 घंटे के अंदर माइटोसिस पूरी हो जाती है। माइटोसिस हमेशा याद रखिएगा, ये होती है सोमेटिक सेल के अंदर। हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स, उनके अंदर होती है माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम का नंबर आपका आधा नहीं होता, इसमें क्रोमोसोम नंबर जैसा था वैसे ही रहेगा। इट मीन्स अगर बॉडी किसी जानदार की एन है, यानी कि हैप्लॉइड है, तो माइटोसिस के बाद उसकी बॉडी एप्लॉइड ही रहेगी, हमेशा याद रखें ये बात। और अगर डिप्लॉइड है तो जाहिर सी बात है डिप्लॉइड ही रहेगी, क्योंकि जैसे हमने बताया माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, इट इज़ नॉट अ रिडक्शनल डिवीज़न। जबकि मियोसिस जो होता है वो आपका रिडक्शनल डिवीज़न होता है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। तो हमेशा याद रखिए, माइटोसिस अगर हो रही है, पहली चीज़ तो माइटोसिस के नतीजे में कुल मिलाकर 2 सेल बनते हैं, 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, और क्रोमोसोम का नंबर जितना था उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। जबकि मियोसिस की अगर हम बात करें तो मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, हालांकि उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं ये है क्या चीज़। तो माइटोसिस की अगर हम बात करें, माइटोसिस में कुल मिलाकर ये 4 फेजेस होती हैं। नंबर 1 प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ी शॉर्ट में मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिएगा, यूँ याद हो जाएगा आपको। प्रोफेज में होता क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, और जो न्यूक्लियर मटेरियल है यानी कि क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाता है। क्लियर? दोबारा समझिए, सेल ऑर्गेनल जितने भी हैं वो सब गायब हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी डिसअपियर हो जाएगी, और इसमें जो क्रोमेटिन फाइबर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि आप जानते होंगे इतना तो वो जो है आपका क्रोमोसोम्स की शक्ल में आ जाएगा। प्रोफेज हमारी ख़त्म इतना काम होने के बाद, और हमारा जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा डिवाइड होकर। अब आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज की पहचान ये है कि इसमें जो क्रोमोसोम है वो इक्वाटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। इक्वाटोरियल प्लेन कहते हैं ये बीच में, इक्वेटर आप जानते हैं ना, दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वाटोरियल प्लेन के अंदर आ जाएंगे हमारे क्रोमोसोम, इस जगह पर आ जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्रोमोसोम सबसे क्लियर आपको किस स्टेज में नज़र आते हैं, तो आप कहेंगे मेटाफेज में नज़र आते हैं, बिकॉज बिल्कुल बीचों बीच होते हैं तो बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं ये। तो मेटाफेज में कुछ नहीं है, बीचों बीच आपके इक्वेटोरियल प्लेन में ये क्रोमोसोम आके लग जाएंगे। अच्छा, जो आपका सेंट्रियोल है उसमें से निकलते हैं ये स्पिंडल फाइबर है, और ये इसके सेंट्रोमियर पर चिपक जाएंगे। अब सेंट्रोमियर में अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का। अब क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर ही कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, अलग से मैं दिखा रहा हूँ, साफ चिपका के नहीं दिखा रहा ताकि अलग दिखे। इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है वो किस पर आकर चिपकेंगे, आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप कहेंगे इस काइनेटोकोर पर चिपकेंगे, काइनेटोकोर पर चिपकेंगे। और इसी दौरान ये जो आपका सेंट्रोमियर है ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। एक से कितना हो जाएगा, ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। सेंट्रोमियर अभी सिंगल है, अब ये हो जाएगा डबल। अब डबल क्यों हुआ, ये जो आपको पर नज़र आ रहे हैं यानी इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। ये क्या है, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं, और ये हमारा बीच का जो सेंटर है वो हमारा सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होकर 2 हिस्सों में बट जाता है, और ये एक पर एक आपका क्रोमेटिड लगा हुआ है, दूसरे पर दूसरा लगा हुआ है। वो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है, शॉर्ट में दिखाने के चक्कर में। तो दोबारा से समझ लीजिए, प्रोफेज में क्या होता है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और आपके जो क्या कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। फिर ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे मेटाफेज में, और स्पिंडल फाइबर इसके काइनेटोकोर पर आकर चिपक जाएंगे। अब स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इनको अपनी ओर खींचना शुरू करेंगे, लेकिन ये हमारा जो सेंट्रोमियर है ये हमारा 2 हिस्सों में बट चुका है,
और अब ऊपर वाले ये जो है वो ऊपर की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे, नीचे वाले क्रोमेटिड्स जो है वो नीचे की तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। ये किस में होगा? एनाफेज में। आप देख रहे हैं ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। और लास्ट में अपोजिट पोल पर जाने के बाद टीलोफेज में क्या होता है? प्रोफेज की उल्टी फेज है। इसमें क्या वाला सब चीज़ें गायब हुई थी, इसमें कुछ नहीं है, सारी चीज़ें दोबारा से रीअपियर हो जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनल्स दोबारा से आ जाएंगे। उसके बाद टीलोफेज के बाद होगी लास्ट आगे वाली स्टेज जो है वो साइटोकाइनेसिस। वो हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम माइटोसिस के बारे में डिटेल में और म्यूसिस के बारे में। उम्मीद है अभी आपको ये समझ में आ गया होगा ये है क्या चीज़। थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।